क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कानून की नज़र में कोई काम उतना मायने ना रखता हो जितनी कि उस काम के पीछे की सोच? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक असली केस को देखते हैं। मामला ये था कि एक महिला को जलाकर मार दिया गया था। उसकी सास ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, और ये सब तब हुआ जब उसका पति उसी घर में मौजूद था। लेकिन जब ये केस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पति को बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। इस हैरान कर देने वाले फैसले को समझने के लिए हमें क्रिमिनल लॉ की दो सबसे जरूरी चाबियों को समझना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी क्राइम हो, वो आमतौर पर दो जरूरी हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला है एक्टस रियस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है दोषी कार्य, यानी वो असल काम जो किया गया, जैसे चोरी करना या किसी पर हाथ उठाना। और दूसरा, जो कि इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट है, वो है मेंस रिया। इसका मतलब है दोषी मन, या फिर कहें गलत काम करने का इरादा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादातर अपराधों के लिए इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। सिर्फ गलत काम करना ही काफी नहीं है, उस गलत काम के पीछे एक गलत इरादा भी होना चाहिए। लेकिन ये दोषी मन का असल में मतलब क्या है? ये कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। असल में ये अलग अलग मानसिक स्थितियों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। दोषी मन के भी कई लेवल होते हैं। सबसे ऊपर आता है इरादा, जहां किसी का मकसद ही किसी को नुकसान पहुंचाना हो। फिर आता है ज्ञान, जहां शायद मकसद नुकसान पहुंचाना ना हो, पर यह पता हो कि इस काम से नुकसान होना तो तय है। इसके बाद है लापरवाही, जब कोई एक जोखिम को जानते बूझते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दे। और आखिर में है उपेक्षा, जहां कोई उस जोखिम को देख ही नहीं पाता जिसे एक आम इंसान को देख लेना चाहिए था। और ये अंतर तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब किसी एक क्राइम में एक से ज्यादा लोग शामिल हों। चलिए इसे एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समान इरादे की। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। दोनों ही सी से नफरत करते हैं, पर एक दूसरे को जानते तक नहीं। एक दिन इत्तेफाक से दोनों एक ही टाइम पर सी को सड़क पर देखते हैं और अलग अलग उस पर हमला कर देते हैं। यहां कोई प्लानिंग नहीं थी, तो कानून की नजर में दोनों सिर्फ अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार होंगे। अब इसकी तुलना करते हैं सामान्य इरादे से। यहां ए और बी दोस्त हैं और वो मिलकर सी पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इस केस में कानून ये कहता है कि दोनों पूरे क्राइम के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि असल में वार किसने किया। अगर प्लान साझा था तो जिम्मेदारी भी साझा है। तो इस सब में सबसे जरूरी चीज है विचारों का मिलन, या जिसे कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। और एक दिलचस्प बात यह है कि यह प्लान बहुत पहले से बनाना जरूरी नहीं है। यह मौके पर उसी पल भी बन सकता है। तो अब जब हम इन सिद्धांतों को समझ गए हैं, हम शुरुआत के उस केस पर वापस लौट सकते हैं और उस हैरान करने वाले फैसले को सुलझा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला एक ही बात पर टिका था, और वो ये कि सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद होना किसी को अपराधी साबित करने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि एक दोषी मन साबित ना हो जाए। और ये इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, आग लगाने का काम यानी एक्टस रियस सास ने किया था। अब प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना था कि पति का भी उसकी मां के साथ सामान्य इरादा यानी मेंस रिया था, पर वो ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे जिससे यह साबित हो कि पति ने प्लान में कोई मदद की हो, दरवाजा बंद किया हो या उकसाया भी हो। और बिना दोषी मन के सबूत के उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। ये केस एक बहुत बड़ी बात दिखाता है कि सिर्फ किसी क्राइम की जगह पर मौजूद होना और उस क्राइम में हिस्सा लेना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कानून को सिर्फ मौजूदगी नहीं, बल्कि विचारों के मिलन का सबूत चाहिए होता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर दोषी मन इतना ही जरूरी है, तो क्या किसी ऐसी चीज को रखने के लिए कोई दोषी हो सकता है जो उसके खरीदने के बाद गैर कानूनी हो गई हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।